नमस्कार दर्शकों, मैं हूं एडवोकेट अलीशा कोहली। स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल कानूनी चर्चा पे। तो दर्शकों, आज हम थोड़ा अपने कंफर्ट जोन से डिजिटली आपके साथ ज्वाइन हुए हैं और हम स्वागत करते हैं सर का। सर, वेलकम टू दी डिजिटल स्टूडियो ऑफ कानूनी चर्चा। सर, आज जो है हम एक वैसे तो हम इस टॉपिक पे पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, बट इसमें प्रेसिडेंट को एक्सेंट मिल चुकी है 3 न्यू बिल्स ऑफ क्रिमिनल लॉ, जिन्हें हम भारतीय दंड संहिता, भारतीय सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य बिल जिसे हम कहते हैं। तो सर, ये जो 3 बिल्स हमारे प्रेसिडेंट ने एक्सटेंड दे दी है, तो अब हमें ये देखना है कि इसका अब हमारे प्रैक्टिस पे, हमारे आने वाले टाइम में कैसा फर्क रहेगा, क्योंकि कुछ नई चीजें जुड़ी हैं और कुछ डिलीट हुई हैं, कुछ रिपील हुई हैं। तो सर, आप हमें, जो हमारे दर्शकों को बताइए सबसे पहले तो इस पे हमारा क्या फर्क आने वाला है, जो नए और पुराने जो क्रिमिनल लॉज के बीच। देखिए, जैसे आप जानते हैं कि ये जो 3 लॉ क्रिमिनल थे, इंडियन पिनल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एंड दिस इंडियन एविडेंस एक्ट। तो ये तीनों एक्ट जो 1973 को छोड़ के, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को, बाकी ये 2 जो एक्ट थे, ये हमारा कॉलोनियल लेगेसी हम कैरी कर रहे थे। ठीक है, इसको जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उसकी सेक्शन 372 मैं पहले ही बात कर चुका हूं। इसको जो पुराने प्री इंडिपेंडेंस हमारे पास कानून थे, उनको अडॉप्ट किया गया, उनको कैरी किया गया। लेकिन अब ये जो 3 नए बिल इंट्रोड्यूस हुए और जिनको लोकसभा से पास हो चुके हैं, राज्यसभा से पास हो चुके हैं और प्रेसिडेंट की असेंट भी मिल गई, तो ये एक्ट बन गए हैं, लॉ बन गए हैं। लेकिन इनकी सिर्फ इन्फोर्समेंट जो है, गजट भी हो चुके हैं, लेकिन इनकी इन्फोर्समेंट अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तय करनी है कि कब इनको इन्फोर्स करेंगे, कब लॉ कोर्ट्स इनको अडॉप्ट करेंगी, कब जो दूसरी एजेंसी है लीगल फर्टेनिटी जैसे पुलिस है, कब इनको इन्फोर्समेंट दी जाएंगी। तो इसका ये आगे वाली बात है। लेकिन हम आज, मुझे लगता है 3 जो आपने जिक्र किया है, जो भारतीय न्याय संहिता, ये सेकंड इसको रेफर किया है एक्ट को, बिल को, क्योंकि पहले जो बिल इंट्रोड्यूस हुआ था, तो जो तीनों बिलों, 3 जो पहले बिल इंट्रोड्यूस हुए थे, इन पे डिस्कशन हुई थी और ये रेफर किए गए थे जो हमारी सिलेक्ट कमेटी होती है। तो उसमें कुछ रिकमेंडेशन आए हैं उनकी, तो उनमें कुछ चेंजेस जो लोगों के व्यूज आए, जो सजेशन जे सिलेक्ट कमेटी थी इनके आए, और भी जो भी डिस्कशन में, और फिर वो वापस ले लिए और दोबारा इंट्रोड्यूस हुए हैं। ये बिल हुए 12 ऑफ दिसंबर 2023 को। फिर इस पे डिस्कशन हुई, पहले बात कर चुके हैं, लोकसभा से पास हुए तीनों बिल, फिर राज्यसभा से, और बाद में इसको असेंट मिल चुकी है। तो आज एक सीरीज बनेगी मैडम जी। ये मैडम कोहली, मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो 2-4 इसमें एपिसोड करना पड़ेंगे हमें कि क्या क्या चेंजेस आई है। तो इसमें मैं जो मेन आज जो बात करने जा रहा हूँ, हमें कहता है कि पहले न्याय संहिता से करनी चाहिए, तो भारतीय BNS, उस पर थोड़ी बात करेंगे कि इसमें क्या क्या चेंज आई है। एक पहले सबसे बड़ी चेंज, जैसे आपकी जानकारी में है और हमारे दर्शक भी जानते हैं, तो हमारे दर्शक तो इंटेलिजेंट लोग भी हैं, इसमें एडवोकेट्स हैं, लॉ स्टूडेंट्स हैं, और जो जुडिशियल एस्पायरेंट्स हैं, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स, टीचर्स, लॉ स्कूल के डिफरेंट। तो इसमें क्या है कि जो सबसे एक एडिशन हुआ है कम्युनिटी सर्विस का, जो पहले हमारे पास जो सेक्शन 53 आपको याद होगा APC कि वो बताती थी कि कौन कौन सी पनिशमेंट प्रोवाइड की गई है, जैसे फाइन की डेथ पेनल्टी थी,
लाइफ इम्प्रिजनमेंट थी, एक पहले थी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइफ, वो ओमिट हो चुकी है। उसके बाद अब आपका प्रॉपर्टी की वो है Attachment. उसका उसको प्रॉपर्टी की अटैचमेंट, जहां उसको फाइनली आप क्या कहते हैं, फॉर फ्यूचर कहते हैं, फॉर Forces. फ्यूचर ऑफ द प्रॉपर्टी थी। और ये एक कम्युनिटी सर्विस हमने किसमें जोड़ी, एक किस्म की थोड़ा सा ये जोड़ दिया कि अगर कोई छोटे जैसे कोई ड्रंकन ड्राइविंग कर रहा है, जहां कोई डिफेमेशन किसी ने किसी की ये जी। रेलेवेंट थोड़े से बताए हैं कि किन में ये कम्युनिटी सर्विस किया दंड लगेगा। कम्युनिटी सर्विस को डिफाइन नहीं की गई है, वो कोर्ट बता सकती है, जैसे कि किसी गुरुद्वारा में सेवा करना, किसी जो होम्स हैं, एल्डर होम्स हैं, वहां पे करना, जहां कोई भी कम्युनिटी मीन ओके ओके ओके, एज अ पनिशमेंट जो है ये दिया जाए। और ये इसमें ज्यादा मैडम ये है कि थोड़ी सी रिफॉर्म्स, उसको थोड़ी सी रियलाइजेशन करानी है कि हमारी सोसाइटी ऐसे एडजस्ट करती है को एग्जिस्टेंस के लिए, ताकि वो कि भाई ये एक्सक्लूसिवनेस ना आए, इंक्लूसिवनेस आए। उसको दोबारा हमने इस पंच को थोड़ा सा रिफॉर्मेटरी है ये। और हमारा जो ये पहले पीनल कोड था, जो आपको पता है कि पहले इंडियन पीनल, तो इसमें क्या आई, आप थोड़ा सा, हमने न्याय की बात की, न्याय अभी हमने क्या लिखा पीनल कोड के, न्याय, भारतीय न्याय संहिता। और ये सेकंड बिल है, तो उसको तो बिल मीन एक्ट बन चुका है, तो ये न्याय की तरफ बात कर रहे हैं। तो न्याय क्या कि हमारा जो पहले, क्योंकि कॉलोनियल सिस्टम था, हम गुलाम थे, तो हमारे जो उस वक्त के जो हुक्मरान थे, ब्रिटिश हुक्मरान, तो वो पीनल उनका लफ्ज वही कंटिन्यूटी में था। डेटरेंस। तो पहले हम, आपका कहने होता है डेटरेंस जो था पहले था, अब हम रिफॉर्मेशन की तरफ चल रहे हैं, हम न्याय की तरफ आ रहे हैं, जस्टिस की तरफ आए हैं। और जस्टिस से आपको पता है विक्टिम और एक्यूज को देख के, कि कोई भी विक्टिम अगर कोई है उसको भी देखना है, और साथ में एक्यूज को भी देखना है, उसको फेयर जस्टिस, फेयर ट्रायल और ट्रांसफर ओपन, ताकि ये ना कहा जाए कि भाई ट्रायल जो है फेयर नहीं हुआ, आर्बिट्रल नहीं हुआ, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस अडॉप्ट नहीं हुआ। वो सेटिस्फाई हो जाता है जब विक्टिम भी और एक्यूज भी, जब पूरा ट्रायल फेयर हो, क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका हो, चार्ज पे आर्गुमेंट्स हो। तो आपको पता ही, आप वकील हैं, तो आगे आप पूछिए, आगे जो चेंजेस हैं। हाँ, तो जो अभी पहले सर इसमें एक चेंज थी, सिडिशन जो है उसको हटा दिया गया। हाँ, एक एक करके बात करेंगे कि क्या क्या है जो मेरे सामने है। अगर हम डिटेल में बात कर ही रहे हैं तो हम डिटेल में एक एक मेरे पास है, थोड़ा सा मैं असिस्टेंस लूंगा। तो मैं एक, तो मैंने आपको ये थोड़ा सा बनाएगा, देखिए जो ज्यादा हमने कंसंट्रेट किया है इसमें है ऑफेंसेस अगेंस्ट द वीमेन एंड चिल्ड्रन। जो ये और वीमेन के अगेंस्ट क्या है, देखिए एक मैरिटल रेप, जो पहले नहीं था, रेप, उसमें क्या था, सेक्शन जो 375 थी, उसमें एक एक्सेप्शन थी, उसमें 16 साल से मैं रेफर करूंगा, उसमें का एक्सेप्शन थी कि जो वाइफ का एज थी 16 साल थी, वो आपको पता होगा। अगर कोई वाइफ है, देखिए जैसे 375 में आपको पता कि कितनी है मेजॉरिटी, 18 है, कि अगर कोई बिलो 18 के साथ फोर्सफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, रेप करता है, दैट इज एन ऑफेंस। तो यहां क्या था, जहां जो 15 इयर्स की अगर वाइफ थी, बिलो थी, तो फिर वो जुर्म बनता था, अबव थी नहीं था, जबकि 18 ईयर था। तो एक कंसेंटिंग एज क्या आ गई, 18 ईयर। तो 15 वाली कैसे दे सकती थी, कंसेंट नहीं दे सकती। तो फिर इस पे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई
जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यार ये जो सजेस्ट करा कि एज बढ़ाओ, जो Age आपने 15 रखा ये इक्वल होना चाहिए, इसमें क्यों डिस्क्रिमिनेशन है? तो फिर वो उन्होंने कहा 18 साल। तो वही अभी अमेंडमेंट, अभी ये इस एक्सेप्शन में, ये जो एक्सेप्शन थी ये चेंज हुआ है इसका, वो भी तो इन्होंने क्या किया है, तो ये एक इस किस्म की चेंज है। इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो मुकदमा था 2017 का था, ये मेरे सामने, तो उन्होंने उस वक्त सजेस्ट किया था सुप्रीम कोर्ट के डिवीजन बेंच ने कि भाई इसकी एज जो 15 लिखी है इसको 18, ताकि मजा कंसेंट वाइफ सर और एक उसमें और फर्क चीज नहीं है समझा ना, जाए। सर इसमें वॉइडेबल और वॉइड मैरिजेस का भी तो दिक्कत आ सकती थी ना, क्योंकि 15 तो एज ही नहीं है ना शादी की। हाँ वो बिल्कुल, लेकिन वो यही तो देखो हमने अडॉप्ट किया था, ट्रेडिशनल इंडियन डाइवर्स सोसाइटी है, जी तो उस वक्त टेंडर एज में शादियां होती थी। आज आपने जो चाइल्ड रिस्ट्रेंट मैरिज, जब प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज की बात की जो जी जहां पे है, तो बिल्कुल आप ठीक है, 18 साल से पहले शादी, आप हिंदू मैरिज एक्ट तक कन्फाइन क्यों करेंगे? हम वो जे इसको करेंगे, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज है, जी उसमें एज कितनी है? 18 ईयर। 18 इयर्स है। 18 ईयर है गर्ल्स की, और मेजॉरिटी एज जो है, एज 18 ऑफ है। मेजॉरिटी है 18 ईयर्स, चाहे 18 हिंदू मैरिज में और आज कराई या डिमांड क्या कर रहे हैं कि भाई एज बढ़ाओ, लड़कियों एज की बढ़ाओ, बच्चे पढ़ रहे हैं, गर्ल चाइल्ड जो जे वाइफ होगी, जो फीमेल होगी, जो ब्राइड होगी, उसकी भी एज 21 करो। तो जी उसी को देखते हुए ये जो इसमें 18 ईयर वाला बात इसमें आई है, ये था जो जजमेंट है ना, मैंने रेफर कर दिया आपको वो वाली। तो ये सेक्शन ये 63 आज जो बीएनएस की है नई, जो सेक्शन जैसे पहले थी ना रेप में, सेक्शन अभी बीएनएस की 63 सेक्शन है, इसमें ये भी चेंज है। एक आपको ये देखा होगा, जनरली क्या होता था, जो एक डिसीटफुल मीन से एक कोई लिविंग रिलेशन में है, लिव इन रिलेशन में है, जी कंसेंसुअल दो अडल्ट में आपस में सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, और उसको क्या कहते थे कि भाई ये अंडर प्रॉमिस ऑफ मैरिज, प्रॉमिस ऑफ वो लिव इन मैरिज। रिलेशनशिप में थे, तो वो ऑब्वियसली कंसेंसुअल था, तो फिर एलिगेशन क्या लगता था कि ये डिसीटफुल मीन से हुआ, तो वो क्या होता था, वो भी रेप के दायरे में ला जाता था, उनके खिलाफ भी इंडियन पीनल कोड की आपको याद होगा 376 कोई डिस्टिंक्शन नहीं थी आम रेप में, और ये तो फिर इसको अभी उन्होंने इसको चेंज किया, ये मेरे सामने है, सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय एम्प्लॉइंग डिसीटफुल मीन्स, तो इसको उन्होंने कहा डिसीट मीन है बाय मेकिंग ए प्रॉमिस टू मैरी, जैसे लिव इन रिलेशन में हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हुआ तो उन्होंने वायदा किया कि भाई हम शादी करेंगे, शादी वो करेंगे। बाद में, और उसमें डिसीट, शादी करने का कोई उनका फ्रॉडुलेंट टैक्स था, तो उसमें उन्होंने कहा कि भाई अगर ऐसा होगा 375 से निकाल दिया उसको, रेप नहीं कहा, ठीक है, कंसेंसुअल हुआ, एक अलग से स्पेसिफिक ऑफेंस अलग बना। से इंडिपेंडेंट अलाउंस कर दिया, और उसमें इम्प्रिजनमेंट में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स कर दिया। और ये इंपॉर्टेंट चेंज इसकी सेक्शन 69 ऑफ भारतीय न्याय संहिता की है, ये एक चीज ये है। तो ये जो गैंग रेप है, जैसे हमने बात की बच्चों से पाक्सो वगैरह है, जहां 376 में भी जो बिलो 18 इयर्स के चाइल्ड हैं, गर्ल चाइल्ड हैं, उनके साथ अगर गैंग रेप होता है तो वो उसकी पनिशमेंट मर्डर, मतलब अगर उसके साथ मर्डर भी होता है तो ये उसमें इम्प्रिजनमेंट लाइफ तक कर गई है, और अगर वो उसमें डेथ भी कर सकते हैं, और विद डेथ भी है, और जहां तक लिखा है ये जो लाइफ की इम्प्रिजनमेंट की डेफिनेशन है वो लिखा है स्पेसिफिक है
टिल द लाइफ ऑफ द एक्यूज या कन्विक्ट, रिमाइंडर जो भी लेफ्ट ओवर उसकी एज है तब तक उसको ये, तो उसमें एक ये जो 16 ईयर के नीचे जो बच्चे हैं, अगर इनके साथ रेप होता है, गैंग रेप होता है, तो इसको पनिशमेंट थोड़ी इनहांस की गई है, एग्रावेटेड फॉर्म। एक और, हाँ एक और बात गई है, जनरली पहले भी एक माना जाता था कि कोई भी प्रिंटिंग जब पब्लिकेशन नहीं होती थी किसकी, जो भी पॉक्सो केसेस है, जहां ये रेप के केसेस है, ये प्रोहिबिटेड थे। और इस वक्त स्पेसिफिक एक सेक्शन बना दिया सर, जो ये 73 सेक्शन कर दिए। उन्होंने कहा प्रिंटिंग और पब्लिशिंग ट्रायल कोर्ट प्रोसीडिंग रिलेटिंग टू सेक्सुअल ऑफेंसेस विदाउट परमिशन ऑफ कोर्ट इज एन ऑफेंस। पहले ये पब्लिकेशन हो जाती थी, सिर्फ हम क्या करते थे, नेम हाइड करते थे, जो उसको प्रोसिक्यूटर्स का विक्टिम का नाम नहीं देते थे। अभी उन्होंने कहा ट्रायल भी के बारे में, प्रोसीडिंग के बारे में भी आपको पब्लिश नहीं करना, प्रिंटिंग नहीं करनी विदाउट ड्यू परमिशन ऑफ द कोर्ट। ये भी एक चीज है। अच्छा, ये जो एक आपको होगा, जो नवजेत सिंह केस आया था, सेम सेक्स जो कंसेंसुअल अनाल इंटरकोर्स था, तो 377 आईपीसी का, इंडियन पिनल कोड का, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था। जो सेम सेक्स के लोग थे, जो एलवीजीटी अननेचुरल सेक्सुअल, जो सेक्सुअल जिसको कहते हैं अनाल इंटरकोर्स का, तो उसके 370, हाँ उसमें एक एक्सेप्शन रखी कि अगर बस्टाइलिटी करता है कोई, जहां फोर्सिबल एनाल इंटरकोर्स करता है किसी के साथ, तो एक तो आ गया ना सेम सेक्स लोग एंजॉय करते हैं उनको, तो वो वाला एक्सेप्शन थी जो जजमेंट नवतेज सिंह के केस में है। लेकिन अभी भारतीय न्याय संहिता की से इसको पूरा डिलीट कर दिया कि ये जुल्म ही नहीं बनेगा। मतलब ये जो 370 से की जो उसमें डेफिनेशन थी, ये टोटली ये खत्म किया गया है। तो बाकी 3 ये चला। एक आपको अडल्ट्री का था जी, 497 वाला जी, वो आपको याद होगा, जोसेफ के केस में उसको पहले ही हटा दिया था, पहले ही। वो जोसफाइन केस था, जोसफाइन वो केस था, आपको याद होगा, उसमें उसको हटा दिया था। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए ऑफेंस ऑफ अडल्ट्री ओमिटेड, जो उस वक्त किया था, अभी वो ओमिट कर दिया गया है। ये आ गया सेक्शन आपका जोसेफ केस है, जोसेफ स्वाइन केस था ना, इन व्यू ऑफ द पैक्स कोर्ट्स जजमेंट, ये थोड़ा सा लिखा है, इन जोसेफ स्वाइन केस द ऑफेंस ऑफ अडल्ट्री हैज बीन डिलीटेड, हाउएवर सेकंड बीएनसी में retains the section 498 of IPC, वो कैसे रखी, section 84, which penalize a man for enticing a wife of another so that she may have intercourse with any person। वो जो section 498 थी ना, 497 deleted, वो omitted as while taking into consideration the judgment जो मैंने पढ़ी अभी जोसेफ स्वाइन केस में। तो लेकिन उन्होंने एक सेक्शन जो 498 थी, जिसको इंटाइस करते हैं अगर कोई करेगा टू हैव ए सेक्सुअल इंटरकोर्स विद समबडी, विद ए पर्सन, तो 498 को उन्होंने रिप्लेस किया सेक्शन 84 के। जो भारतीय न्याय संहिता की सेक्शन होगी वो 94 सेक्शन होगी। तो आगे ये कुछ केसेस हैं जो आपने किया। एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जैसे ये हम कुछ लोग अक्रॉस द बॉर्डर बैठ के जो क्राइम करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करते हैं,
जैसे ये आपको एनडीपीएस एक्ट के नीचे मिलेंगे, आपको जी। ये टेररिस्ट एक्टिविटी, टेररिस्ट मिलिटेंट एक्टिविटीज। एक्टिविटीज। तो पहले वो स्पेसिफिक स्पेशल एक्ट में ऑफेंसेस डिफाइन किए गए थे, डेजिग्नेट किए। अभी इसको ऑर्गेनाइज क्राइम को इंडिपेंडेंट ऑफेंस अंडर भारतीय न्याय संहिता है। तो थोड़ा है, द न्यू लॉ हैज एडेड ऑर्गेनाइज क्राइम अंडर सेक्शन 111 इस ऑफ भारतीय न्याय संहिता, एंड इफ क्राइम रिजल्ट्स इन डेथ ऑफ एनी पर्सन, तो अगर कोई टेररिस्ट एक्टिविटी या कोई इस किस्म का ऑर्गेनाइज क्राइम होता है, तो किसी की डेथ हो जाती है, किसी का मर्डर हो जाता है, तो मैक्सिमम पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड ऑन इज द डेथ पेनल्टी। तो उसमें ऑर्गेनाइज क्राइम में अगर उसकी जो ऑर्गेनाइज क्राइम किसी ने किया, ग्रुप ने किया, टेररिस्ट ग्रुप था, मिलिटेंट ग्रुप था, जहां जो आपको पता है जो ऑपरेट करते हैं, जो क्राइम पे रहते हैं, शार्प शूटर्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स। अगर वो ग्रुप भी अगर किसी की डेथ काज करेगा, तो ये एक, पहले क्या था, पहले वो मर्डर के ही डेफिनेशन में आता था 302, तो इसको एक इंडिपेंडेंट ऑफेंस बनाया और इसका एक एरिया बास कर दिया। तो सर मेरा एक सवाल है, जैसे हम बात हाँ, कर रहे हैं कि इसको ऑर्गेनाइज्ड और क्राइम में डाल दिया, एनडीपीएस वगैरह को, तो जो हमारे इलायदा से एक्ट बने हुए हैं, स्पेशली एनडीपीएस बना है टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए जो ये बना है, तो ये फिर हमारे अब ये नल एंड वॉइड नहीं रहेंगे? नहीं, ये देखिए, ये पहले भी बात हो चुकी है, इसकी क्लैरिफिकेशन कर दी है, ये वहीं रहेंगे, इंटैक्ट रहेंगे। वो तो इंटैक्ट रहेंगे ना। हमने थोड़ा सा जो चीजें, एक कंफ्यूजन था, को कंफ्लिक्ट था, ये इसमें थोड़ा सा इसको एलैबोरेट किया है, ताकि उसमें देखिए, मैं ऐसे कहूंगा आपको, थोड़ा जो आपने पूछा बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, और ये लोग चर्चा में है जो बात है जी। और हम नहीं है वो पॉलिटिकल लोग जो इसके क्रिटिक्स हैं ने, उसने कहा कि आपने एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को दे दिया कि आप इंडियन पिनल कोड में, उसमें क्या होता था, बड़ी अच्छा क्वेश्चन है आपका, कि स्पेशल एक्ट में जैसे आपका यूएपीए एक्ट था, जहां आपका जो स्पेशल एक्ट होते हैं उसमें एक तरीका है, परमिशन लेनी पड़ती है गवर्नमेंट से कोई भी क्राइम इन्वेस्टिगेट करने के लिए, जहां क्या करना बाद में प्रोसिक्यूशन करने के लिए। तो इधर तो सीधा एक पुलिस ऑफिसर वो लगा देगा, एफआईआर लगा देगा, लेकिन उसमें भी एक इसके भी प्रकाशन लिए गए हैं। तो ये हम इसमें क्या करेंगे, लेजिस्लेचर की अपनी विजडम है और पार्लियामेंट ये देखती है, गवर्नमेंट जो कानून बनाती है, पार्लियामेंट जो कानून बनाती है, हुकूमत जो कानून बनाती है, वो बहुत चीजें उनके पास फीडबैक होती है। और टेररिज्म को, और एक और आगे आपने ऑर्गेनाइज क्राइम की ना, एक टेररिस्ट एक्ट भी इंडिपेंडेंट एक क्राइम एक डिफाइन कर दिया है इसमें। तो कुछ फीडबैक होते हैं, उस क्राइम को चेक किया करना होता है, जो आपको एक कॉम्प्लिकेट एक प्रोसीजर में ना जाकर एक लोकल पुलिस को भी पावर दी गई है। हाँ ठीक है, बाकी इसकी इन्फोर्समेंट कैसे होती है वो वक्त बताएगा। तो मुझे लगता है कि आज बाकी ऑर्गेनाइज क्राइम आ गया, पैटी ऑर्गेनाइज, हाँ इसमें एक बड़े क्राइम है ऑर्गेनाइज, ये डिफाइन किए गए। एक पैटी ऑर्गेनाइज क्राइम भी है जो छोटे हैं, उस भी थोड़ा सा डिफाइन कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया उसमें कि उनकी पनिशमेंट कम कर दी है। देखिए, सबसे जो पहला क्वेश्चन आपका था, जो आज मुझे लगता है एक इसको करके हम पैक कर देंगे, जो अपना जो आपने कहा कि सेडिशन की बात जी है ना, आपने कहा कि सेडिशन क्या था, जो सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी थी, और वो उस वक्त क्या था कि जो हमारे फ्रीडम फाइटर होते थे जी, बेजिंग वार अगेंस्ट द कंट्री, मतलब उसको बुक कर लेते थे। किसी ने बोला, देखिए वहां वर्ड था गवर्नमेंट के अगेंस्ट, गवर्नमेंट ने कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट किसी ने बोला,
कोई आम रिजेंटमेंट नहीं, जनता को कुछ उकसाया गवर्नमेंट के खिलाफ। उकसाया किया, कोई वो एक बड़ा बेग सा वो रह गया था। सुप्रीम कोर्ट ने उसको इंटरप्रेट कहा कि जब तक आर्म्ड रिबेलियन ना हो, आर्म्ड रिवोल्ट नहीं हो, तो लेकिन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज वो भी एक मैटर पेंडिंग। तो फिर इसमें क्या उन्होंने कहा कि भाई ये जो चेंज आई है ना, ये है कि यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। अभी जो ये समझा जाएगा, नॉट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, नाउ ऑफेंस जो है इंडेजरिंग, यूनिटी क्या एंड होगी इसकी इंटीग्रिटी डेफिनेशन? इंडेजरिंग sovereignty, unity and integrity of India, not against the elected government. मतलब पहले गवर्नमेंट कन्फाइन नहीं है कि ये आगे हमें, ये हमारा जो है इसकी डेफिनेशन एक वो उसके साथ जोड़ दी, इंटेग्रिटी, कि कोई आर्म्ड रिबेलियन होता है कंट्री को डिसइंटेग्रेट करने के लिए, एक्सटर्नल एग्रेशन होता है, विदेशी आकर होता है या अंदर से कोई, और उससे यूनिटी इंटेग्रिटी की बात को अफेक्ट करता है, तो उसमें ये जो एक इंडिपेंडेंट रिप्लेस कर दिया है। देखिए बीएनएस पेनलाइजेस, ये देखिए, एक्ट इंडेजरिंग द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, व्हाइल सेडिशन जो पहले था क्रिमिनलाइजेस अगेंस्ट एक्ट्स अगेंस्ट गवर्नमेंट जो पहले था। तो ये एक आ गया कि वी आर मोर कंसर्न विद यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द कंट्री। गवर्नमेंटें बदलती रहेंगी और ये एक डाइवर्स ओपिनियन, पॉलिटिकल ओपिनियन हो सकता है, डिसेंटिंग भी हो सकता है। कुछ लोग जैसे होते हैं ना पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, आइडियोलॉजिकल बार है, एक आदमी एक पक्ष में बात करता है, किसी आइडियोलॉजी की, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी बात करता है, तो दूसरा उसको डिसेंटिंग है, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज में है, तो उसको उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट बात करना कोई जुर्म नहीं है। हाँ, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी के अगेंस्ट बात करोगे तो फिर वो जुर्म बनेगा। तो ये आज की मुझे लगता है ये बात है, तो आगे मुझे लगता है इसको कंटिन्यू मैडम रखना पड़ेगा। यस सर, इसमें बहुत सारी जो चीजें समझने वाली हैं, जैसे मॉब लिंचिंग का जो इशू बना था इंडिया में, वो भी है। तो मुझे लगता है आज हम इतना ही रखेंगे। जी तो सर, नेक्स्ट एपिसोड में जो दूसरे सेक्शंस जो जी हटके हैं पहले वाले आईपीसी से, तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आप कंक्लूड करो, आप अभी कंक्लूड करो, कैसे करते हैं आप? तो दर्शकों, ये था आज का हमारा डिजिटल एपिसोड। वी विश कि आपको ये पसंद आया। फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया फ्रॉम द कंफर्ट जोन ऑफ आवर ओन प्लेसेस। सो next time we will definitely try to be at one place and for the better reach to the people. तो तब तक के लिए दीजिए इजाजत, और हम नए टॉपिक, इसी टॉपिक के साथ जो हमारे इम्प्रूवमेंट्स, हाँ इसी टॉपिक के साथ हम दोबारा आएंगे, फिर से जुड़ेंगे आपके साथ। क्या क्या चेंजेस जो है, जो नए चेंजेस ऐड हुए हैं हमारे भारतीय दंड संहिता में, न्याय संहिता में, तो वो हम जज साहब के साथ, अभी दंड नहीं देना, अभी अब दंड नहीं है, अब भारतीय न्याय संहिता है, जस्टिस है। तो सर वो टाइम लगेगा, आई थिंक बहुत टाइम लगेगा। बिल्कुल, जो हमारा माइंडसेट बदल है ना, उसमें इन्वाइव हुआ है, उसको निकालना में टाइम लगेगा। बिल्कुल, क्योंकि ये हमारे कॉन्शियस में भी है, सबकॉन्शियस माइंड में भी है। और हम गुलाम रहे, आपको यही है कि गुलाम रहे, हम अन्याय सहते रहे, हम पेनलाइज होते रहे, पेनल्टियां अपोज होते रही। तो अभी न्याय की पहले बार बात है, तो ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल आपकी बात बहुत अच्छी है। तो नए संहिता में जो हमारा जो न्यू ये हमारा भारतीय न्याय संहिता है, इसमें जो नए चेंजेस आए हैं वो हम जज साहब के साथ फिर से ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैडम।